आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास GSR क्लासेस में। हम्म, हम्म। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आज पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मानव नेत्र की बात करें हम, देखिए होता है मानव नेत्र क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। क्या है? मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। क्या करती हैं? आंखें जो हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। तो याद रखिएगा, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। क्या स्थित होता है? ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए कि नेत्र गोलक की लंबाई पूछा जाता है, व्यास पूछा जाता है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में आता है कुछ। ठीक है, अब देखिए अगला। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, मानव नेत्र के भाग एवं उसके कार्य क्या क्या, कौन कौन भाग और उसके कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए, क्या अब आगे है मानव नेत्र एवं मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, देखिए, तो पहला भाग है श्वेत मंडल। कौन सा? श्वेत मंडल, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। याद रखिए, श्वेत मंडल या कॉर्निया। कहता है, ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। मतलब जो बाहर से प्रकाश आता है, वो जो बाहर की कॉर्निया, उससे क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, मतलब लौट जाती है। ठीक, तो ये कॉर्निया हुआ। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि नेत्र पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश भाग किससे होकर अपवर्तन हो जाता है? तो कॉर्निया से। किससे? कॉर्निया से। अगला है लेंस। देखिए, लेंस कहता है ये एक उत्तल लेंस है। याद रखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। याद रखना है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। कौन क्या करता है? अभिसरित। क्या करता है? अभिसरित। आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंस को, उत्तल लेंस कैसा लेंस है? अभिसारी लेंस होता है। इसलिए ये क्या करेगा? प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। कैसा? मतलब ये एक रेशेदार होता है, जेली टाइप का पदार्थ का बना होता है। क्या? लेंस। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी। क्या बोलता है? कि लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। क्या करता है? फोकस दूरी को समायोजित करता है। ठीक है, देखिए आप, समायोजित करता हो गया। अब देखिए, परितरिका क्या है। अब परितरिका की बात की अगर करें, तो परितरिका क्या होता है? देखिए, परितरिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन आता है कि पुतली को आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितरिका। कौन करता है? परितारिका का काम है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। अगला भाग है पुतली। अगला क्या है? पुतली है। तो देखिए, पुतली। अब पुतली क्या होता है? देखिए, पुतली पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? याद रखना है, पुतली। कौन करता है? पुतली करता है। ठीक है, अब देखिए, पुतली के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते रेटिना के बारे में। किसके बारे में? रेटिना। देखा जाए, रेटिना कहता है रेटिना क्या है? रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। क्या है? रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, जिसमें सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा
विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या करते हैं? और वस्तुओं को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मानव आंख जो प्रतिबिंब बनाता है कहाँ बनाता है? रेटिना पर। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किस जगह बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं दूरबिंदु क्या होता है। दूरबिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। दूरबिंदु, दूरबिंदु कहता है वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। बोलता है वह दूरतम बिंदु, मतलब जहां तक देख सकते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह बिंदु अत्यंत दूरी पर होता है। किस दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर। तो क्वेश्चन आपसे आएगा सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी कितनी होती है? दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा। अतः एक समान नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की रखी सभी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की जो भी वस्तुएं रखी रहेगी उसको हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अब देखते हैं निकट बिंदु के बारे में। निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु, देखिए निकट बिंदु कहता है किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर पर रखना होता है। मतलब किसी चीज को हम अगर अच्छी तरह देख पाएंगे तो कम से कम उसकी दूरी कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र की निकटतम बिंदु यानी निकट बिंदु कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसे निकट बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निकट बिंदु कहते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में जो आता है, कहता है निकट बिंदु की आंख से दूरी की लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता। देखिए क्या होती है? आंख की समंजन क्षमता। कहते हैं समंजन क्षमता के बारे में अगर बात करें, क्या पढ़ेगा? समंजन क्षमता। देखिए कहता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। आपको 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि समंजन क्षमता के बारे में लिखे, ये समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए मोतियाबिंद। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोतियाबिंद। देखिए कहता नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया तथा धुंधला होने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। मतलब जो नेत्र का लेंस है, क्रिस्टल लेंस, उसका दुधिया या धुंधला हो जाना क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया तथा धुंधला होने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा। क्या? मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंद्रा ऑक्यूलर लेंस प्रयुक्त होता है। मतलब एक लेंस आता है इंद्रा ऑक्यूलर लेंस। कौन सा लेंस आता है? इंद्रा इंट्रा ऑक्यूलर लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। अब देखिए दृष्टि दोष जो है उसका संशोधन। आखिर में जो दोष हो जाता है हमारी आंख में उसको दूर कैसे करेंगे और वो होता क्या है? तो याद रखना आपको कि दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन। तो नेत्र में प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 समान अपवर्तन दोष होते हैं। मतलब सामान्य दोष कितने प्रकार के होते हैं आंख में? 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसमें से पहला याद रखिएगा, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए प्रति निकट दृष्टि दोष के बारे में।
देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति का निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। याद रखना है, व्यक्ति को जो दोष होगा वही की वस्तु उसको दिखाई देगी। तो ये निकट दृष्टि दोष दिया, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु, परंतु दूर की रखी वस्तु वो को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकना है। कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। याद रखिएगा, जैसे बोले निकट ही दोस्त समझिएगा, निकट देखिए दोस्त दिखाई दे रहा है, निकट की रखी वस्तु दिखाई दे रहा है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। देखिए कहता ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत न होकर, मतलब निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत न होकर उसकी आंख के नगीच आ जाता है, मतलब नेत्र के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है। देखिए कहता है दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, मतलब निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है। तो देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, मतलब जो लेंस है इसकी वक्रता, जैसे ये आपका लेंस है, आंख में उत्तर लेंस लगा रहता है, इसकी वक्रता क्या हो जाना? अधिक, मतलब ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है। देखिए देखिए हम पढ़ रहे थे दोष उत्पन्न होने के कारण, मतलब निकट दृष्टि दोष जो है उसके उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो याद रखिएगा दोष होने के कारण अभिनेत्र के लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। वक्रता मतलब जैसे देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस बना होता है, तो ये किसका लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मतलब इसकी वक्रता अधिक हो जाना, मतलब वक्रता मतलब ये मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मोटा हो जाना। इसे पतला रहता है, क्या हो जाता है इसका? मोटा। जैसे देखिए सिंपल सा बताते हैं आपको। देखिए जैसे मानव नेत्र में लेंस लगा हुआ है, ये कौन सा लेंस बनता है? उत्तल लेंस। और ये क्या हो जाएगा? इसका वक्रता अधिक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? इसका वक्रता अधिक हो जाएगा, मतलब ये फैल जाएगी लेंस। ठीक है। तो देखिए नेत्र गोलक का लंबा होगा। नेत्र गोलक है, ये तो लेंस के बारे में हो गया। अगर गोलक की बात करेगा तो यहाँ मान के लिए ये नेत्र गोलक है, ये है ना नेत्र गोलक है। ये क्या है? नेत्र गोलक। ठीक है। तो देखिए कहता है नेत्र गोलक लंबा हो जाना, मतलब ये जो है नेत्र गोलक जो है ये छोटा है, तो अब ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टिदोष उत्पन्न होने के दो कारण, प्रमुख कारण है। कितने प्रमुख कारण है? दो। पहला अविनेत्रक लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है। अगर इसके उपाय की बात करें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के क्या उपाय है, तो इस दोष को दूर करने के लिए किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिंपल याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है। ये था निकट दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट बात फिर से देखिए निकट दृष्टि दोष का। बोलता है निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दिख सकते हैं, परंतु दूर रखी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिनु अंतर न अनंत में न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसके दोष होने के दो कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा होना। उपाय इसका अभी बताएं कि निकट दृष्टि दोष का ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये देखेंगे आप दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष की बात करेंगे, तो देखिए अगर हम दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें, तो देखिए कहता है दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए कहता है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष को ही हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब याद रखिए दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसका मतलब दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता उसको। याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण है। पहला अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा, या फिर नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अब देखिए अगला दोष है जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष।
कहता है जरा दृष्टि दोष। देखिए कहता है इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कहते हैं इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को न तो निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और न ही दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती। इसी दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए उपाय है इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोक्सी लेंस, किस लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें हम? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब देखिए आगे, अब अगला है प्रिज्म से प्रकाश का वर्तन। किससे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कहता है प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए कहता है किसी कोण पर झुके दो समतल, क्या बोलता है? किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। मतलब किसी कोण पर झुके, ठीक है। जैसे देखिए ये कोण का हुआ यहाँ से, ये बन गया आपका प्रिज्म। क्या बन जाएगा? प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? सिंपल बोलना है, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तथा प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम सामान्यतः कांच होता है जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से घिरा होता है, घिर कर बनता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयतक फलक ऊर्ध्वाधर रूप में, किस रूप में पाया जाता है? ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है। देखिए कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे। प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। किससे होता है? अपवर्तन होता है किससे? आयताकार फलकों से। अतः इन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? अपवर्तक फलक। कहते हैं प्रिज्म के दो अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं, और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? प्रिज्म कोण, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए कहता है प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तक कोण। समझिए जैसे प्रिज्म क्या होता है, जैसे देखिए फिगर बनाते हैं, ये आपका प्रिज्म है। क्या आपका ये प्रिज्म बन गया, ठीक है। तो इसमें देखिए तीन सतह है, ठीक है। अब तो बोलता है जहाँ पे कोण मिला, जैसे ये कोण, जहाँ पे दो सतह मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं उसको? प्रिज्म कोण, ठीक है। देखिए अपवर्तक फलकों के अपवर्तक फलक के अभिलंब किसी समतल द्वारा काटे हुए प्रतिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रिज्म का मुख्य छेदक कहा जाता है, ठीक है। हम देखिए अगला पॉइंट, विचलन कोण। देखिए क्या होता है विचलन कोण। देखिए कहता है विचलन कोण तथा आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात बताते हैं विचलन कोण क्या होता है। जैसे ये कोण है, ये प्रिज्म बना रहे हैं आपके लिए, प्रिज्म बना, जैसे एक प्रकाश किरण यहाँ से आती है प्रिज्म पे, टकराती है और इसे लौट जाती है ना। देखिए लौट जाती है, तो देखिए जो किरण ऐसे आती है तो ये किरण सीधी भी जा सकती है ऐसे ना। देखिए ये किरण सीधा भी जा सकता है ऐसे, ठीक है। जब ये किरण सीधा जा सकता है, इस जो कोण बनेगा यहाँ पे इसी को कहते हैं हम विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण, ठीक है। इधर देखिए तो सिंपल विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब देखिए कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है
तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है यह घटना? वर्ण विक्षेपण। सिंपल सी बात है। वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए कहता है जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं तो आपको लिखना है कि जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तब वो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। देखिए कहता है इसका एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी कलर का होता है। सामान्यतः हमारी आंख को सात रंग समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं प्रिज्म के आधार की ओर से। इधर से देखिए प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होते हैं। रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? विबजियोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विबजियोर। ठीक है। क्या रख सकते हैं? नोट। देखिए नोट में जो इंपॉर्टेंट याद रखने बात है देखिए कथन नोट। कथन लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है तथा अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल रंग बैगनी किरणों के बीच होता है। मतलब पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है तो याद रखिएगा सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी कलर का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। ठीक है। अब क्या आगे आगे है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है। देखिए कहता है किसी पदार्थ जैसे कांच का आवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। आवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसी कारण से श्वेत रंग का प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण में जाता है। आयताकार गुटके में श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। गुटके में आपतित किरण तथा निर्गत किरण किरण परस्पर समानांतर हो जाती है। सिंपल से मतलब बीज विक्षेपण का कारण कहता है किसी पारदर्शी माध्यम में जैसे कांच का आवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच का आवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर। आवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम आवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का। किसका होता है? सबसे अधिक आवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी रंग का। आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंद्रधनुष क्या होता है। लग रहा है इंद्रधनुष कब बनता है? ये क्या होता है इंद्रधनुष? किसके बारे में? इंद्रधनुष। कहता है इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्र क्या है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? इंद्रधनुष। कहता है इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती है। क्या करती है? व्यवहार करती है। देखिए कहता है इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। इन बूंदों द्वारा प्रकाश आप अपवर्तित या विक्षेपित हो जाती है। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो जाता है तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण परिप्रेक्षकों के नेत्र तक पहुंच जाते हैं। मतलब यह सब है जो कि कर्णेंद्र के धनुष के बारे में लिखने आता है। अब देखिए वायुमंडलीय आवर्तन। कौन सा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय आवर्तन। वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है।
वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर पूछे वायुमंडलीय अपवर्तन इसे कहते हैं, ये क्या आप क्या समझते हैं, तो बोलना वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कहता है वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति प्रतिबिंब प्रतीत होती है। मतलब जो गर्म वस्तु है, वायुमंडल के गर्म होने के कारण जो भी वस्तु हम देखते हैं उसको कैसी व्यवस्थित प्रतीत होती है, हमको आभासी स्थिति उसकी परिवर्तित होती है। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण, तो क्वेश्चन आते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा लिखने कि तारों का टिमटिमाना किस पे आधारित है, तो वह आधारित है वायुमंडलीय अपवर्तन पे। देखिए क्वेश्चन अगर आता है तारे क्यों टिमटिमाते, तो आपको लिखना है कि तारों से आने वाले प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होते रहता है। इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होते रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती है रहती है। क्या करती है, बदलती रहती है। देखिए फिर से देखिए, तारों का टिमटिमाना, अगर क्वेश्चन लिखना है तारे क्यों टिमटिमाते, तो आपको लिखना है कि तारों से आने वाली प्रकाश हमारी आंख, देखिए तो लिखना है कि तारों से आने वाली प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों तथा घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होते रहता है। इस कारण से उनका आवर्तनांक भी परिवर्तित होते रहता है। आवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है। क्या करती है, रहती है बदलती रहती है तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इस कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं पूरी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए अगर फिर से बोल देते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते, देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या देखिएगा, तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा, वायुमंडल से। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होते रहता है। इस कारण से इनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होते रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती है रहती है तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इसी कारण तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आपको लिखना अच्छा से, ठीक है। आगे अब देखिए ग्रह का ना टिमटिमाना, जब तारे टिमटिमाते तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो देखिए ग्रह का ना टिमटिमाना कारण क्या है, कहता है कि तारों के अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं। इस कारण से उन्हें आकाश का बृहद स्रोत माना जाता है। अतः ग्रह को बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है। कहता है सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है। इस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि हमारे नजदीक है। क्या है, हमारे नजदीक है, ठीक है, इसलिए नहीं टिमटिमाते, सिंपल। आगे अग्रिम सूर्योदय, अब ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय क्यों होता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है। मतलब उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज में लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए तथा वायुमंडल आवर्तन के कारण, किसके कारण, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। कई मिनट पहले दिखाई देने लगता है, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का है। कितने मिनट का है, 2 मिनट का। इस घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रेखाएं कुछ चपटी प्रतीत होती है। मतलब देखिए ना, इस शाम में समय ये सुबह के समय बहुत बड़ा सूर्य हो जाता है तो चमटी प्रतीत होता है। किसके कारण, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। अब देखिए प्रकाश का परिकिरण क्या है, प्रकाश का परिकिरण देखिए, प्रकाश का परिकिरण कहता है सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः
पुनः देखिए सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परिकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो सूक्ष्म कण के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की तीव्रता कहते हैं प्रकाश के परिकीर्णन की तीव्रता किरण की तरंगदैर्घ्य के चतुर्घाट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके? चतुर्घाट। देखिए इसका सिंपल सी बात है, ये आपको आता है। देखिए कहते हैं प्रकाश के परिकीर्णन की तीव्रता किरण की तरंगदैर्घ्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लेना आपको तरंगदैर्घ्य लेमडा एन तब परिकीर्णन आई एस, तो आई एस का मतलब तरंगदैर्घ्य के बराबर लेमडा का चौथाई होता है। कितना होता है? चौथाई होता है। तो ये दोस्तों आपका जो पूरा था क्या कहता है, किताब का चैप्टर का था, तो इम्पोर्टेंट, जो कि रंग बिरंगा एवं संसार से था। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।